whenever in this Ayur Tattva orientation session, whenever we'll come up for the meetings, we'll come up for the live sessions, for the Excel sessions or the booster sessions. आपको एक चीज याद रखनी है, whenever you join a online platform, you should always maintain your privacy and always maintain the decorum of the platform. ठीक हो गया? आपको अपना माइक हमेशा बंद रखना है। जो लोग पहली बार इन चीजों में इनरोल हो रहे हैं, आई नो ऐसे बहुत लेस पीपल होंगे, सबने कोविड में ऑनलाइन सारी चीजें फ्लरिश की है। तो ऑडियो जो है वो आपके फोन में अगर आप यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा उसका आइकन। उसको आपको प्रेस करना है, उस पे एक रेड सिंबल बन जाएगा, दैट मीन्स आपका माइक ऑफ है। whenever you join the class you'll always check कि आपका माइक ऑफ है या नहीं है, so that your private things do not come in front of anyone। ठीक हो गया? सेकेंड थिंग, जब भी आपके लाइव सेशंस हुआ करेंगे उस टाइम ड्यूरेशन में जब ओरल रिवीजन सेशंस चले या फिर मेंटर आपको बोल रहा है टू मेक योर वीडियो ऑन, तो आपको वीडियो ऑन रखनी है। वाई? बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज योर ऑनेस्टी। ठीक है? अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको एक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक ही याद हुआ है, उतना ही सुनाइए, बट बी ऑनेस्ट, बिकॉज इन दी एग्जामिनेशन सेक्शन आपके साथ समिता नहीं जाएगी, आपके पास मेंटर भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा आपके साथ, आपका ज्ञान जाएगा जो ऑनेस्टली आपने अर्जित किया होगा। ठीक हो गया? दीज आर सर्टेन ब्रीफ आउट्स एंड रूल्स। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को रिलीजियसली आगे फॉलो करने वाले हो या आप जहां पर भी जाएं, कुछ चीजें आपको अपनी पर्सनालिटी और हैबिट में लानी होती है। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव बीन देयर। ओके, so this is going to be the Ayur Tattva orientation session. Good evening to everyone. This is Dr. Tamanna Rajawat. Most of you might know me and कुछ लोग जो नहीं जानते, for them यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं प्रयास 1.0 बैच 2026 एंड 2027 के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? ये जो बैच है ये एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच क्या होता है? बच्चे, आप लोगों को जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होंगी आप वो चैट बॉक्स में हमेशा लिखेंगे, और कोई घबराना नहीं है ना, कि कौन क्या सोचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डाउट आपके द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है। नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। ठीक है? तो फाउंडेशन बैच क्या होता है? फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच होता है जहां आपको जीरो से हर चीज सिखाई जाती है, ये मानते हुए कि आपको उसके बारे में शायद कुछ ना कुछ चीजें पता है, लेकिन आपको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताई जाए। जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसे आप आयुर्वेद में आए होंगे, फर्स्ट ईयर में आप सबसे पहले आए, एंड देन उसके बाद आपने चीजें सीखी होंगी। करेक्ट? तो फाउंडेशन बैच में हम आपको एवरी स्टेप आगे लेकर चलेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि कौन सी बुक्स यूज करनी है, हमें कौन से ऑथर्स रेफर करने हैं, करंट अफेयर्स के लिए क्या होगा, जीके के लिए क्या होगा, कितना पोर्शन आता है, परसेंटेज क्या रहता है। तो अब हम कहाँ एंटर करने वाले हैं? हम बिगर पिक्चर में एंटर करने वाले हैं। नंबर 1, पेपर का नाम क्या है? बहुत सारे बच्चे वो भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, है ना? AIAPGET एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये, आपका ऑल इंडिया टेस्ट होता है फॉर आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस। ठीक हो गया? जब आप इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो व्हाट इज द रूल्स? सबसे पहली चीज, आपको 4 मार्क्स मिलते हैं फॉर अ करेक्ट मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। -1 इज द मार्किंग स्कीम। बहुत सारे बच्चों को पता हो सकता है ये कि ये एक सीबीटी एग्जाम है। व्हाट इज सीबीटी एग्जाम? इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर स्क्रीन पर आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट दिए जाएंगे पूरा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। और वो जो टाइमर है वो आपके लैपटॉप या फिर आपका जो फोन स्क्रीन है उसमें आप देखिएगा, उस टाइमर को वो चलता ही रहता है, एंड आपको पता नहीं चलता 120 मिनट कहाँ निकल जाते हैं। तो आपका सबसे पहली चीज फाउंडेशन बैच में सीखना आपको है कि आपका टाइम और आपकी एक्यूरेसी आपको नेशनल कॉलेज पहुंचाती है। ठीक है? टाइम एंड एक्यूरेसी ये वर्ड आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं क्वालिटीज। एक एस्पिरेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज से लेकर बिलो एवरेज बच्चे को भी हाईएस्ट पे पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। यहाँ आपकी हैंडराइटिंग नहीं देखी जाएगी, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं देखा जाएगा, आपने कितने फ्लो डायग्राम्स बनाए ये भी नहीं देखा जाएगा। इट विल एक्चुअली चेक योर मेमोरी पावर, इट विल एक्चुअली चेक द डेप्थ ऑफ द नॉलेज यू हैव गेन्ड इन सर्टेन सब्जेक्ट इन द समिट। क्लियर?
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये तो हुई बात। अब आप लोगों को चैट बॉक्स में मुझे आंसर करना है कि व्हाट इज योर ड्रीम, which branch do you want, what college you dream of. Number one thing, when we dream big, then only we can achieve. जब हम ये बोलने का जज्बा रखते हैं कि जी हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है, देन हमारे अंदर और हमारे सबकॉन्शियस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ यार मैंने घर में या रिश्तेदार में या फिर यहाँ पर मैंने ऐसी चीज बोली थी कि मैं ये करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा. So always dream big. What branch do you want and where do you want to see? चैट बॉक्स में लिखना है आपको. Which college do you want? What branch do you want to perceive in life? Okay, Zishan actually wants ITRA ka Panchkarma. It is a very flourishing branch and you will learn a lot from here. It's purely Ayurveda based. Okay, John C want to come in ITRA only. And that is branch not sure. Okay, it may be a fact कि हमें नहीं पता होता कभी कि हमारा सेंस ऑफ इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है. प्रज्ञा को स्त्री प्रसूति लेना है आइया दिल्ली से. वेरी गुड बेटा. ओके, आलम जो है उन्हें लेना है एनआईए में सर्जरी. वेरी वेरी नाइस ब्रांच. मुझे बहुत ज्यादा केसेस आपको मिलेंगे वहां पर देखने के लिए. बीएचयू का शल्य अमन को जाना है. बीएचयू का शल्य वन ऑफ द फाइनेस्ट शल्य माना जाता है. ठीक है, क्योंकि वहां पे मॉडर्न इंटीग्रेटेड पूरी अप्रोचेस रहती हैं. ओके, पीडिया फ्रॉम एनआईए नावेद को लेना है. वेरी नाइस नावेद. पीडिया हैज एक्चुअली लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि पीडिया जो है ऐसी ब्रांच है जहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड उसके क्लिनिकल प्रैक्टिस वाले लोग जो है ना बहुत लेस है, तो उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है. बच्चे नाम नहीं चेंज किया आपने. इट्रा यूजी, उनको बीएचयू का शल्य लेना है. सौरभ ऑल्सो बीएचयू शल्य, मतलब सारे लड़कों को शल्य लेना है. नावेद को पीडिया लेना है एनआईए से. वेरी गुड. फिर तो पीडिया वाले की बहुत डिमांड रहेगी. नहीं, क्योंकि कम कंपटीशन रहेगा. कोई ना, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. ओके, कैनल वंस एनआईए या फिर इट्रा में जो ब्रांच मिल जाए. ग्रेट. जयेश से शल्य के बीएचयू. अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पर अमांग लाइक 10 to 15 लोग हैं, उनमें भी कुछ मतलब कुछ ब्रांचेस का इंटरेस्ट ज्यादा है. ठीक है, अब मैं आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर आऊंगी, जिन ब्रांचेस का इंटरेस्ट ज्यादा है क्या नंबर ऑफ सीट्स भी उतनी ही होती है? नंबर ऑफ सीट्स अगर है हमारे पास अवेलेबल, तो क्या सारी कैटेगरीज में उतनी सीट्स आती हैं? ये सारी चीजें आपको इस जर्नी में एंटर करने से पहले पता होनी चाहिए. When I entered into this journey, मुझे बहुत कम चीजें इससे रिगार्डिंग पता थी कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी क्या डिवीजन रहता है, क्या स्कोर पैटर्न रहेगा, कि अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं कितनी रैंक्स पीछे चली जाऊंगी. ये सारी चीजें आई डेंट हैड अ नॉलेज. आई जस्ट हैड अ नॉलेज कि हाँ मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपना बेस्ट दूं और एक गवर्नमेंट कॉलेज लूं. दिस वॉज माई ड्रीम. दैट्स इट. सो नाउ आपको अगर ये पता है कि आपको ड्रीम क्या करना है और आपको कहाँ पहुंचना है, तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? हम अपने सपने को हासिल कब करते हैं? जब हम उसके इक्विवेलेंट मेहनत करते हैं और डेली मेहनत करते हैं. आई टोल्ड यू, टाइम, एक्यूरेसी एंड योर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनीवन. आप कहीं भी चले जाइए, आप क्लिनिशियन बन जाइए, आप कोई भी चीज लेकर आइए, चाहे आप स्टार्टअप लेकर आइए या फिर कुछ भी करिए, कंसिस्टेंट आप जितने ज्यादा है उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा. डेज जो है वो अलग हो सकते हैं, ईसीजी मशीन की तरह हर दिन एक जैसा नहीं होगा आपका. हर दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई हो ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन आपको लगे रहना है. कैसे बोलते हैं ना हमारे आयुर्वेद में, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो कफ हाईएस्ट पे होता है कि हम बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं. फिर पित्त एंड देन आखिरी आते आते हमें ऐसे लगता है कि लेट्स गिव अप. वो जोन तो एआईपीजीटी में नहीं चलेगा. ओके, आपने डिस्कस किया आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सी ब्रांच चाहिए. आई विल शो यू द रियल पिक्चर. ओके, व्हाट इज द रियल पिक्चर? हर साल इस एग्जामिनेशन में 22 से 25 हजार बच्चे बैठ रहे हैं. कितने? 22 से 25, कभी 30 तक भी जाते हैं. ठीक है, क्योंकि जब बीच में कोविड आया तो उसकी वजह से बहुत सारा गैप हो गया था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में. तो मान लीजिए कि अगर किसी एग्जाम में 25 हजार बच्चे बैठ रहे हैं और 1 हजार टोटल सीट्स नहीं है गवर्नमेंट, तो आप जिस सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? एंड दैट टू आपकी कैटेगरी की सीट उस सब्जेक्ट में निकली है या नहीं निकली है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी.
सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी क्लियर रूल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 25,000 बच्चों से हमें डरना नहीं है। 5 से 6 हजार बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है देना है इसलिए दे रहे हैं हम पेपर, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो हमें क्लिनिक भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जो दो नाव पे सवार रहते हैं। मुश्किल से 3 से 5 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं और जो फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर बैठे होते हैं कि मुझे मेरी ड्रीम ब्रांच चाहिए या फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना है। हमारा कंपटीशन सिर्फ उन 5 हजार बच्चों से है और उन 5 हजार में भी जो हर चीज फॉलो कर रहा है, मेंटर ने जो बोला है टाइमली वो किया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जो बुक्स बताई हैं उन बुक्स से उनको रेफर किया, जो रिवर्ट रिवीजन टेक्निक्स मतलब धीरे धीरे करके जो आपको शेड्यूल्स में बताई जाएंगी, वो सारी चीजें जिसने अच्छे से फॉलो की, वो बच्चे वहां तक पहुंचते हैं। एंड आई अश्योर यू मेरे बैच के एवरेज बच्चे बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, और जो बहुत ज्यादा मतलब हाई और उसमें रहते थे कि ठीक है हो जाएगा ये वो बहुत जगह पे लूप होल में चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट, दाल रोटी नहीं है ये। बहुत मेहनत लगेगी। जैसे आप नीट देकर आए होंगे तब आपको एक टाइम ड्यूरेशन रहा होगा, और बहुत बच्चे नीट के बाद आयुर्वेद में अभी आए होंगे, तो मेहनत जो है वो आपको डेली करनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आप कहीं के पीजी रेजिडेंट होने वाले हैं, आपके ऊपर एक हॉस्पिटल का एक ओपीडी का भार होने वाला है, आप डेली पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाले हैं। ये जर्नी यहीं से शुरू होगी आपकी, टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन टाइम कंसिस्टेंसी, देन ओनली इट विल रेप्लीकेट दैट डे। तब आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा रेजिडेंट जब आप बनेंगे कि आपकी पूरी नाइट शिफ्ट चल रही है, पूरे दिन आपने काम किया है, सीनियर जूनियर सारी चीजें वहां पे होंगी, यू विल बी एबल टू मैनेज। अगर आज आप अपने 4 साल के सब्जेक्ट मैनेज कर गए तो आप वो भी मैनेज कर जाएंगे, क्योंकि फिर आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाएंगे ना, तो ही विल डेफिनेटली पुट यू ऑन द राइट प्लेस। ठीक हो गया? तो आपको समझ आ गया कि कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितने सीरियस कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, और कितनी ही सीट्स हैं आपके पास। देन आपकी कैटेगरी बचे, देखो शल्य में बीएचयू में जब सीट आती है ना, तो एक जनरल की सीट आएगी, मान लेते हैं उस साल की। मान लो 2 जनरल की सीट आ गई, एक इंटरनल कोटा में अगर चली गई बीएचयू के, तो वो तो इंटरनल कोटा के लिए ही है, बीएचयू में यूजी जिसने किया वो उसको मिल सकती है, भले ही उसके कितने ही कम मार्क्स हो। अय्या में भी ऐसे ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से तिबिया से जो बच्चे पढ़ के आए हुए होंगे, वो सारे बच्चे उनके लिए क्या है, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी कैटेगरी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये सारी चीजों में एक एक सीट अगर निकल रही है तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है बेटा। ठीक है। हाँ कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, बट फिर भी बिना मेहनत के तो वहां नहीं पहुंच सकते ना, कि आप 250 नंबर लेके और बिल्कुल ही हाईएस्ट टू हाईएस्ट पे पहुंच गए हैं, अनलेस आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रखा है, तिबिया से हो रखा है, और कोई और आपके आगे लिस्ट में नहीं है। नंबर 2, आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, आई टोल्ड यू +4 एंड -1। एक क्वेश्चन गलत होने पे 2023 में 10 रैंक का फर्क था। ठीक है। अगर मेरे मार्क्स 373 है मान लीजिए, और 372 है, तो हम दोनों की रैंक्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 10 का डिफरेंस आएगा, जब 2023 का एग्जाम हुआ था। रिसेंटली 2024 का जब एग्जाम हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो जो गैप आया वो 15 से 16 रैंक्स का गैप आया था। तो आप सोचिए कि आपके जितने मार्क्स होते हुए भी 1 नंबर की वजह से आप शायद अपने हाईएस्ट ऑफ द कॉलेज जिसमें आप डिजर्व करते थे वहां पहुंच सकते थे। मींस रिस्क लेने का तो बिल्कुल नहीं बनता है कि आप पढ़े ना। देखिए ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि दिन रात ही पढ़ना होगा, उसके लिए भी शेड्यूल बनाया जाएगा, और मैं अपना पर्सनल भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं दिन रात पढ़ना ऐसे नहीं था मेरा, लास्ट में होता है वो 10 से 12 घंटे पढ़ना है। पर रेगुलरली व्हाट शुड यू डू, यू शुड ऑलवेज डू अ हार्ड वर्क एंड अ स्मार्ट वर्क। यहाँ मैंने रैबिट नहीं दिखाया है, मैंने किसको दिखाया है, मैंने एक टॉर्टोइज दिखाया है। एक टॉर्टोइज और रैबिट की जब रेस होती है, जो हमने स्टोरी सुनी थी, दैट इज द स्टोरी जो अब आपको इम्प्रिंट करनी है। करेक्ट। क्योंकि ये कंसिस्टेंसी की दौड़ है, धीरे दौड़ना है पर रेगुलर दौड़ना है, डेली पढ़ना है, 5 से 6 घंटे डेली देने हैं पर रेगुलर देने हैं। 2 घंटे क्लास लगाने के लिए दे दो, 2 घंटे रिवीजन करने के लिए दे दो, और 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दे दो। इफ यू आर डूइंग सफिशिएंटली दिस मच, यू विल डेफिनेटली रीच टू अ लेवल कि आपका रिवीजन इतनी बार हो गया होगा कि आपको बुक का पेज भी याद आएगा कि जहां से आपने वो पढ़ा था।
एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व अ एमसीक्यू। किसी को लगता है कि आंसर चारों सामने लिखे हुए हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होगी? सबसे ज्यादा दिक्कत तभी होती है जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो और 50-50 में फंस जाते हो। 50-50 को रूल आउट करने के लिए रिविजन से बड़ा कोई और अस्त्र नहीं है। करेक्ट? सो यहां पर यू आर सीइंग एक बंदा जो है वो कैसे ले जा रहा है, एक ट्रॉली पे लेके जा रहा है वो तीन चीजें। दिस इज स्मार्ट वर्क एंड दिस इज हार्ड वर्क। विल टीच यू मेनी मेनी थिंग्स जो आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए एक अप्रोच और एक सोच डेवलप करेंगी। जो आपके एक्सेल सेशंस होंगे वहां पे वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, और जो स्मार्ट अप्रोचेस मैंने अपनाई थी अपनी जर्नी में, वी विल शेयर ऑल दोज ऑल्सो। बट आपको अपने टेम्परामेंट में लाना है कि ये नहीं कि मैं बस रट रहा हूं। आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। अगर आपने वात व्याधि पढ़ा है तो वो वात व्याधि आपको ड्यूअल याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि लैटिन नेम ऑफ इंगुदी बेलेनाइटिस इजिप्टिका होता है, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले अच्छा बेलेनाइटिस इजिप्टिका क्या होता है, तो आपको रिवर्स भी याद आना चाहिए कि वो इंगुदी होती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे वहां पे। ओके, सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज अनदर टेक अवे होम मैसेज। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? टाइम, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। हाउ विल वी मैनेज टाइम? दो टाइप के बच्चे होंगे, एक वो जो फाइनल ईयर में है, एक वो जो इंटर्नशिप में है, और एक वो जो फ्री होकर फिर से पूरी तैयारी करेंगे क्योंकि वो पिछली बार एलिजिबल नहीं थे इसलिए एग्जाम देने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मैं नहीं बोल रही कि आप लिखो कि 6 से 6:30 में ये करूंगा, 6:30 से 7 में ये करूंगा। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दिस। बस आपको अपना दिनचर्या सही करना है। फिक्स योर टाइम व्हेन यू हैव टू वेक अप, फिक्स योर टाइम व्हेन यू हैव टू स्लीप, फिक्स सर्टेन सब्जेक्ट्स एंड स्लॉट्स टू स्टडी। समझ आया? उठना, सोना और स्लॉट्स ऑफ स्टडी, बस इतना ही फिक्स करना है और काम हो जाएगा। एक अपने लिए शेड्यूल जरूर मैनेज करिए। ठीक है? शेड्यूल मैनेज करने का मतलब टाइम टेबल लिखना नहीं है। शेड्यूल मैनेज करने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि दिन भर में क्या है। जब आप रेजिडेंट बनेंगे तो आपको दिया जाएगा कि आज ना एक ओटी है टेरिजियम की, कल एक लोबिलोप्लास्टी है, तो उस पेशेंट को हमें फोन करना है, प्लस उसके हमको सारे जितने भी हमने रिपोर्ट्स करवाए हैं वो रीअरेंज करके रखना है। तो आप क्या करेंगे? आप एक नोटपैड लेंगे और उसमें फटाफट लिख देंगे कि सीनियर ने ये बताया है तो आई हैव टू टेक द फॉलो अप फॉर इट। करेक्ट? तो ऐसे ही आपको खुद का फॉलोअप लेना आज से शुरू करना है कि क्या मैंने पूरे दिन में जो मुझे दिया गया था वो अकम्प्लिश किया। वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग दिस, आई विल शेयर माई शेड्यूल ऑल्सो। मेरा एग्जाम 31 जुलाई को था। जब उस टाइम से लेकर जहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मेरे पास पूरा शेड्यूल है, हर दिन का शेड्यूल है। मेट बी संडे, मेट बी सैटरडे, नो मैटर। आई टोल्ड यू, यू हैव टू बी अ टॉर्टोइज नाउ। यू हैव टू बी डेली 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 रन करने वाला बच्चा। किसी दिन 4 घंटे पढ़ाई होगी, किसी दिन 2 घंटे पढ़ाई होगी, किसी दिन 6 घंटे भी पढ़ाई होगी, लेकिन हर दिन पढ़ाई हो रही है, जिससे वो जो लार्जर पिक्चर में ग्राफ बनेगा वो टोटल में आपको हाईएस्ट पे लेकर जाएगा। एंड यू विल सी दैट जब छोटे छोटे आपके कदम जुड़ेंगे तभी वो जर्नी कंप्लीट होगी। सो यू हैव टू मेंटेन द डेली स्टडी रिकॉर्ड ऑफ योर सेल्फ। यू हैव टू स्टडी फॉर अराउंड 4 to 5 आवर्स। इतना तो निकालना ही है, जिसमें कुछ घंटे आपको लेक्चर लेने में लगेंगे और कुछ घंटे उसके रिविजन में। नाउ व्हाट इज दिस रिपीटेड रिविजन? मैम मैंने तो एक चैप्टर पढ़ा, मुझे याद हो गया, ठीक है। वैसे ये जो गेम है टाइम और एक्यूरेसी का है। कैसे टाइम और एक्यूरेसी का है? जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा किस बच्चे को कितनी जल्दी वो याद आता है रेफरेंस की, वो चरक के शारीर स्थान के 6 चैप्टर से पूछा गया है। आहार परिणाम कर भाव की संख्या पूछी गई है। क्या क्या आहार परिणाम कर भाव में ऑड वन आउट पूछा गया है। वो कैसे याद आएगा? जितनी बार आपने रिवाइज किया होगा उतनी जल्दी। मुझे कैसे याद आ रहा है? बहुत सारे बच्चों को तो नहीं पता चल रहा होगा अभी कि चरक शारीर 6 में कहाँ पे आहार परिणाम कर भाव दिया गया है। मुझे ये भी याद है कि वो इस पन्ने पे दिया गया है, यहां पर उसका पूरा श्लोका दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बहुत बार रिवाइज किया हुआ है। ठीक है? तो आपको 4 जगह नहीं भागना है, आपको एक जगह से पढ़ना है, लेकिन उसको इतना स्थायी पढ़ना है कि यहां से मुझे सिलेक्शन निकालना है। दैट इज इट। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। बच्चे ये आपका वेपन है। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं सीख पाए तो आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, आप हाईएस्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। और हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको
टॉपर बनना है, आपको डेली खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है। और खुद को इम्प्रूव करते करते आप कब टॉपर बन जाते हैं आपको नहीं पता चलता। ऑलवेज एम फॉर टॉप 10, टॉप 50 एंड टॉप 100। तभी आप जो एनआईए बीएचयू यहां पहुंचना चाह रहे हैं ना वहां पहुंच पाएंगे। एमसीक्यू अगर आप नहीं लगाते देन यू आर लैकिंग बिहाइंड, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए दिन भर। ठीक है। एमसीक्यू क्यों लगाना जरूरी है? आज मैंने अगर कोई चैप्टर पढ़ा, चरक सूत्र 1 पढ़ा मैंने, अष्टविध मूत्र पढ़े मैंने वहां पर, ठीक है। अब मैं एमसीक्यू लगा रही हूं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि लवण रस कौन से मूत्र का था, क्षार रस कौन से मूत्र का था। तो उसका कोई मतलब नहीं है मैं 2 घंटे क्या 6 घंटे क्या 8 घंटे पढूं। प्रोडक्टिविटी कब होती है? जब आपका आउटपुट निकलना चाहिए। आउटपुट नहीं निकलेगा तो इट इज ऑफ जीरो, इट इज ऑफ नो मैटर हाउ मच डू यू स्टडी, आवर्स डू नॉट काउंट, योर प्रोडक्टिविटी काउंट्स। और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? when you start waking up at a right time, sleep at a right time. Another thing is lectures कोई भी पेंडिंग नहीं होने चाहिए। You can go through the lectures n number of times, बट लेक्चर्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए। आज अगर आपको चरक सूत्र 1 लेक्चर कंप्लीट करना है तो आपको वो करना है। ठीक हो गया। मॉर्निंग में आपको हमेशा संहिता पढ़नी है। संहिता आपके लिए, जैसे आपने देखा होगा आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में क्या रामायण पढ़ते हैं जब पूजा करते हैं, है ना, भले एक चौपाई पढ़े। आपको सुबह बहुत रिलीजियसली संहिता से अपना दिन शुरू करना है। जिस दिन आप ये शुरू कर देंगे आई अश्योर यू आपको खुद इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि और पढ़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि संहिता से सिलेक्शन होता है। सब्जेक्ट्स और आपका स्मार्ट वर्क, रिपीटेड रिवीजन और एमसीक्यू आपको रैंक दिलाता है। रैंक मतलब आपका ड्रीम कॉलेज आता है। तो पहले हमें क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। उसके बाद हमको स्मार्ट स्टडी, रिपीटेड रिवीजन, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगा के एमसीक्यू का एनालिसिस करके रैंक की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि हम वहां पहुंच सकें जिसका हमने ड्रीम लिया है। बिकॉज प्लेन बीएमएस करके तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना हमारे पास। और जब हम किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं तब हम बहुत बेटर कर सकते हैं और फ्लरिश कर सकते हैं। नाउ अब आता है ये सिनारियो कि मैम हमें पढ़ना क्या क्या है। मैम ने तो इतनी सारी चीजें बता दी। तो बच्चे पढ़ने के लिए सिलेबस वही है जो अपने अपने यूजी में पढ़ा है, बस अप्रोच अलग होगी। ठीक है। वहां सब्जेक्टिव था, यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा। मेजर संहिता में चरक, सुश्रुत एंड अष्टांग हृदय ये वो है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। 120 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन चरक से आएंगे, सुश्रुत से आएंगे 22 to 25 क्वेश्चन, अष्टांग से 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे। ये है मेजर सब्जेक्ट्स। मतलब मेजर सब्जेक्ट्स अगर आपके टिप्स पे है तो ये मान लीजिए कि आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया यही है। सब्जेक्ट बच्चे नहीं रिवाइज करते हैं, बट हमने इस तरीके से चीजों को शेड्यूल किया है कि सब्जेक्ट उनका शुरू से चलता रहे, ताकि वो बाद में ये ना बोलें कि मैम रसशास्त्र याद नहीं हो रहा है। रसशास्त्र को कम से कम मिनिमम 4 रिविजन चाहिए और मैक्सिमम आप उसको जितना ले जा सकते हैं। द्रव्य गुण, रसशास्त्र, भेषज कल्पना, बाल रोग एंड प्रसूति। आई वुड लाइक टू हाईलाइट काश्यप संहिता। इन अ लॉन्ग रन ये देखा गया है कि काश्यप संहिता जो माइनर संहिता में है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। पहले उससे 5 क्वेश्चन आते थे, अभी उससे 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट प्लस काश्यप संहिता से मिला के हो, लेकिन उससे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अगर काश्यप संहिता आपकी स्ट्रांग नहीं है, कहीं भी आपने उसमें चूक की तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो काश्यप संहिता को स्टार मार्क कर लेना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लेकिन इसको ध्यान रखना है ये ऊपर की दोनों कैटेगरीज आपको सिलेक्शन प्लस रैंक दिलवाएंगी। और ये जो सेक्शन है ये भी इसी में इंक्लूड हो गया है विद इन अ टाइम स्पैन, जितना एनालिसिस मैंने 2017 से 2024 तक के पेपर्स का किया है। नेक्स्ट इज योर माइनर संहिता, भाव प्रकाश, हारित एंड भेल एंड शारंधर। इसमें आपका डीजी का ही बहुत सारा पोर्शन कवर होता है। हारित भेल से बहुत ज्यादा टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, उसकी जगह पर घिरण संहिता से काफी कुछ पूछा गया है। नेक्स्ट इज योर माइनर सब्जेक्ट्स, जिसमें बाकी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एनाट हो, फिजियो हो, बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कराया जाएगा। नाउ बात आती है मॉडर्न की। मैम मॉडर्न का क्या करना है? हम पूरी साल सिर्फ संहिता पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न से क्वेश्चन आ जाता है। मॉडर्न 2 चीजों पे बेस्ड है। नंबर 1 आपने अपने यूजी में कैसे पढ़ा है, और नंबर 2 हमने कुछ एरियाज निकाले हैं जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे मॉडर्न है तो उसमें आपको गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन मिलते हैं कि बायोप्सी या फिर लेप्रोस्कोपी इनमें से कौन सा जो है वो
गोल्ड स्टैंडर्ड है किसी भी कैंसर के लिए या फिर किसी भी डिजीज के लिए, लाइक रेक्टल कैंसर है, स्टमक कैंसर है, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। 2022 में रेक्टल कैंसर पे क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दिस। 2020 जो 4 है अभी रिसेंटली, उसमें स्टमक कैंसर पे आया था कि ग्लोबली डब्ल्यूएचओ के अनुसार कौन सा वाला सबसे ज्यादा प्रिवलेंस में है, एंट्रल पार्ट में है ना, पाइलोरिक पार्ट में है, उस तरीके से। तो वो एरियाज आपको इन द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। फर्दर इज द आयुष जीके। आयुष जीके का क्वेश्चन 8 से 10 हो गए हैं इन अ वाइल। 8 से 10 क्वेश्चन आयुष जीके से अगर है तो मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, 40 मार्क्स का तो आयुष जीके ही आ रहा है। 40 मार्क्स का अगर आयुष जीके आ रहा है मतलब आपको आयुष जीके पढ़ना है। तो आयुष जीके का एक बेस मॉड्यूल आपको मिलेगा, प्लस आपको फिर करंट अफेयर्स 2 महीने या 1 महीने पहले अपडेट किए जाएंगे पूरे साल के, क्योंकि वही पूछे जाते हैं एट द एंड। सो दिस इज गोइंग टू बी योर जर्नी, और ये आपके दिन का हिस्सा बन जाएंगे धीरे धीरे। हम समिता से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम सब्जेक्ट में लाएंगे, धीरे माइनर समिता, देन माइनर सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक दिन में हम पूरा सब कुछ नहीं खा सकते हैं ना। धीरे धीरे ही स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। ठीक हो गया? स्टेप वाइज चलना है, लेकिन डेली चलना है। ओके। की ऑफ द सक्सेस क्या होगी? योर हार्ड वर्क, योर कंसिस्टेंसी। स्मार्ट वर्क वो आपको सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, स्मार्टली बस उसको आपको रिवाइज अच्छे से करना है। ठीक हो गया? दिस विल बी योर की ऑफ द सक्सेस। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा? क्लास का शेड्यूल रहेगा आपका 2026 एंड 2027 बैच के लिए अभी 2 महीने के लिए वीक डेज पे आपको क्लासेस जो हैं वो शेड्यूल की जाएंगी, एंड हेल्पलाइन विल ऑलवेज ड्रॉप द नंबर कि आपकी ये वाली क्लास जो है वो शेड्यूल हुई है, आपको वो क्लास गो थ्रू करनी है। उसके जो नोट्स मैं बोल रही हूँ लेक्चर में वो आपको बनाने हैं पूरे के पूरे, डायरीज मेंटेन करनी है उससे रिलेटेड। ठीक है, वो भी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, क्योंकि आपको इंटर्नशिप में भी जाना होगा रेगुलरली, रेगुलर आपका कॉलेज भी होगा, तो आपको लेक्चर जो है शाम को डिलीवर हुआ करेगा 7 PM। उस टाइम आपको सब छोड़ के सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में उठ के, मान लो आज चरक सूत्र 1 डिलीवर हुआ, आपने चरक सूत्र 1 किया, चरक सूत्र 1 में मैंने ओरिएंटेशन बताया है, उसके बाद मैंने उसमें पूरा आपको बताया कि आपको कैसे नोट मेकिंग करनी है, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द चरक सूत्र जो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। की पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि लास्ट में जब पेपर आने वाला होगा उससे 2 हफ्ते पहले आपको सिर्फ की पॉइंट्स ही पूरी चरक के याद करने हैं, पूरी संहिता नहीं पढ़ सकते आप उस टाइम ड्यूरेशन में। तो आपने लेक्चर ले लिया, अब जब सुबह आप उठेंगे तो आपको रात को अपना शेड्यूल लिख देना है कि भाई सुबह 2 घंटे उठ के मुझे चरक सूत्र 1 रिवाइज कर लेना है। ये आपका रूल नंबर 1 रहेगा बेटा। जो आपने रात को पढ़ा वो सुबह रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर वो अगले दिन सुबह रिवाइज नहीं हुआ है, मान लो वो आपका पेंडिंग चला गया, और दूसरा बच्चा जिसने रिलीजियसली इस चीज को फॉलो कर लिया होगा वो आपसे हमेशा आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो नेगेटिविटी और गिल्ट आपके अंदर आ जाएगा कि मैंने नहीं किया, दूसरी चीज अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो कोई और उसको फॉलो कर रहा है, मतलब वो डिजर्व करता है कि वो आपसे बेटर जगह पे पहुंचे। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज लाइव सेशंस। लाइव सेशंस हर सैटरडे को हुआ करेंगे, दैट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। पूरा पेपर हमेशा जो 80% ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो 20% ऑफ द एरिया से ही आते हैं। कुछ ऐसा एरिया होता है जिससे क्वेश्चन आना ही है। चरक चिकित्सा जिसमें अभी भी मेरे 2025 के जो बच्चे हैं जो अपेयर होने वाले हैं, वो अभी भी सफलता बैच वाले बच्चे बोलते हैं कि मैम अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है चरक चिकित्सा। तो आई ऑलवेज से यू हैव टू रिवाइज इट, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। और यहां से पेपर में क्वेश्चन आए गए, जैसे कि वात व्याधि है, योनि व्यापद है, अपस्मार, उन्माद, ज्वर चिकित्सा, कुष्ठ है, धातुगत कुष्ठ है, वहां से क्वेश्चन आना ही है, तो उस पोर्शन को छोड़ना ही क्यों है? सो इन द टेस्ट एनालिसिस मैंने उनको कुछ वीक एरियाज एंड कुछ सिली मिस्टेक एरियाज बताए कि इतना छोड़ के नहीं जाना है। यहां से क्वेश्चन आया तो रैंक नहीं गिरना चाहिए आपका। करेक्ट? तो एफएक्यू सेशंस विल बी द लाइव सेशन जो कि सैटरडे को होंगे। देन 2 महीने के बाद जब आप 2 महीने एक स्टडी और एक शेड्यूल में आ जाएंगे, उसके बाद आपके रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रिवीजन सेशंस जितने भी आपके होंगे वो संडे को होंगे, और वो बूस्टर सेशंस भी होंगे। ठीक है? जून मंथ से हर संडे को, अभी आप जैसे चरक सूत्र से शुरू करेंगे, हो सकता है जून मंथ तक आपका सूत्र स्थान पूरा खत्म हो जाए। जब संडे आएगा तो आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा 1 हफ्ते पहले, उतना आपको पढ़ के रखना है, जिसमें क्या क्या होगा? रूल ऑफ 5 होगा। रूल ऑफ 5 इज डीजी रूल ऑफ 5, जिसमें आपको 5 लैटिन नेम, उनकी फैमिली वो याद करनी है। रूल ऑफ
5 होगा फॉर केमिकल कॉम्पोजिशन। आईपीसीज आपको याद करने के लिए दी जाएंगी, क्योंकि एकदम से ना आईपीसी अच्छे से याद हो सकती है, ना एक बार में पूरे लैटिन नेम याद हो सकते हैं, ना केमिकल कॉम्पोजिशन। और हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो आपको रूल ऑफ 5 में एक डेली पूरा शेड्यूल मिला करेगा हफ्ते के लिए, वो आपको कंप्लीट करना है। और संडे को जब मैं आपका सेशन लूंगी तब आपको वो सुनाना है। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी आपको वीडियो ऑन करना है और सुनाना है, बिकॉज ऑनेस्टी इज द थिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। डिटेल्स जो है शेड्यूल की वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन योर पर्सनल कॉन्टैक्ट, द वे यू एनरोल एंड द वे यू प्रोसीड विद दिस थिंग। अब आते हैं अनदर थिंग पे। ये है आपका पूरी चीजें जो आपको फॉलो करनी है। दिस इज द विद्योधनी टीका, पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध, चरक संहिता की जो आपके पास होनी चाहिए, सुश्रुत संहिता, अंबिका दत्त शास्त्री वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। अष्टांग हृदय अगर आपके पास संहिता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली अगर आपके पास पतली सिर्फ सूत्र स्थान की बुक है तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो चिकित्सा स्थान, उत्तर तंत्र, इससे रिलेटेड पॉइंट्स है वो सारे नोट्स दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज आयुर्वेद संग्रह, दिस इज गोविंद पारिक सर की जो बुक है, ये 100% आपके पास होनी चाहिए। और गोविंद पारिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। 4 पार्ट्स का डिवीजन जो है इसके बाद जब आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा, वंस द ग्रुप्स आर मेड 2026 2027, दैट विल बी असाइंड। नेक्स्ट इज आयुर्वेद संजीवनी आपके पास होनी चाहिए बाय संजय पाटिल सर। यही वाली लेनी है, मैंने इसलिए कवर पेज लगवाए हैं, ये ही लेनी है। एक और संजय पाटिल सर की बुक आती है, वो आपकी मर्जी है, यू कैन परचेज। जिसको ग्लोबल आयुर्वेदा लेनी है वो भी ले सकता है, बट मैं वही दूंगी जो मैंने अपने टाइम पे किया है और मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है वो। ठीक हो गया। ये आपको एमसीक्यू में जब आप सब्जेक्ट एमसीक्यूज लगाएंगे तो पुराने से पुराना और नए से नए सारे एमसीक्यू आपको एक लाइन में मिल जाएंगे। कुमार वृत्ति लगा रहे हो तो केरला से लेकर कर्नाटका से बीएचयू आईटीआर जितने पेपर हुए हैं सब कंपाइल्ड सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा इसमें। इसको कम से कम 5 से 6 बार लगाया था मैंने, तो आपको ये लगाना है। और इसके जो एमसीक्यूज हैं लगभग 3 बार सॉल्व हो जाने चाहिए। मेरे टाइम पे मैंने 4 टाइम्स इसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है। तो यहां से क्या होता है, आप जब टॉपिक टॉक सुनेंगे हमारे, आप चैनल पे विजिट करेंगे, यू विल सी कि डायरेक्टली टॉपिक्स कहते हैं कि डायरेक्टली इससे भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं तो मैम एलिमिनेट करने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन किया होता है और हमें पता होता है कि उसका आंसर ये था। 3 से 4 बार लगाने का क्या मतलब है कि वो इम्प्रिंट हो जाना चाहिए, कि कभी वो सेम क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल लें। अब ये क्यों मैंने शो किया है यहाँ पे, ये मैंने इसलिए शो किया है कि आपके पास स्टिकी नोट्स होने चाहिए। लड़कों के लिए बहुत जरूरी है, लड़कियां तो चलिए फिर भी कर लेती हैं, स्टिकी नोट्स होना बहुत जरूरी है आपके पास। एंड एक 3-4 कॉपीज या 3-4 डायरीज आपको जरूर लगेंगी। ठीक हो गया। इतना आपके लिए कंटेंट है जो आपको रेगुलरली लेना है। डन। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। अगर आपकी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप बता सकते हैं, और जो भी है आप हेल्पलाइन के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको रेगुलर रहना है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, और बेटा चीटिंग नहीं करनी। ठीक है। मैं अभी भी रिवीजन सेशंस लेती हूँ जो आपके सीनियर बैचेस हो सकते हैं, उसमें कुछ बच्चे नीचे देख के बताते हैं या बुक खोल के बताते हैं, तो आई से देम वेरी क्लियरली, आंख बंद करो, समिता हाथ में पकड़ो और बताओ आंसर। क्योंकि ना समिता वहां जाएगी, मेरे सामने इज्जत बना के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना उस चीज का। मेरे सामने आप फालतू की इज्जत बना के पोर्ट्रे करके कुछ नहीं लेके जाने वाले। रैंक तो मिल नहीं जाएगी उससे, उससे बेटर है थोड़ी डांट खा लो, नहीं पढ़ के आए हो तो थोड़ा स्कोल्डिंग इज बेटर देन दैट, सो दैट आप जब दुनिया के सामने खड़े हो तब वहां आपकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। वहां पे आपके पेरेंट्स और आप हमेशा सर उठा के खड़े हो कि हाँ हमने आयुर्वेद चुना है और हम आयुर्वेद के साथ ही बेस्ट करके दिखा सकते हैं। बेस्ट का मतलब दोनों चीजें होती हैं, योर सेटिस्फैक्शन एंड योर फाइनेंशियल स्टेटस सेटिस्फैक्शन, दोनों ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दाल रोटी घर वो तो उसी से चलेगा। डन। कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो वो आप बता सकते हैं, नहीं तो वील वाइंड अप। बच्चे यू कैन स्टार्ट विद नाउ ओनली, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं आई हैव गॉट अ डायरेक्ट मैसेज फॉर दिस कि अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम अगस्त या सितंबर में है तो वो एनरोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी तो कोई भी टेस्ट भी शेड्यूल नहीं होगा और कोई भी ओरल रिवीजन सेशन नहीं होगा। जो जून में होंगे वो भी संडे टू संडे होंगे। जब आपके एग्जाम होंगे तो आप गैप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे देखो अटेंडेंस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रखी जाती है एक्सेल शीट पे, एंड आपके पेरेंट्स के नंबर भी लिए जाएंगे।
मैं पहले ही बता रही हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई शुड डेफिनेटली कॉल योर पेरेंट्स एंड लेट देम नो कि आप कर क्या रहे हैं। उनका तो हार्ड अर्न मनी है ना, सो दैट इज द पार्ट। बच्चे कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, या फिर ओवरऑल सिलेबस? जयेश, बच्चे इफ द मीटिंग एंड्स देन यू कैन रीजॉइन द मीटिंग, ओके। मैं ये समझी नहीं, किस में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, आप क्या पूछ रहे हैं जयेश? मतलब आपके फाइनल एग्जाम में, या फिर अभी? आलम, पेन यूज नहीं करना है, ओके, ऑन द स्क्रीन। अगर आप फाइनल के बारे में पूछ रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट कि जो होल सिलेबस है वहीं से पेपर में आता है क्वेश्चन। हाँ, एनसीआईएसएम ने बहुत सारे सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन जो एआईपीजीटी पैटर्न है वो वही फॉलो कर रही है अभी भी। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, वो कंप्लीटली वही फॉलो कर रही है और पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है।